सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम पर नया बोझ डाल दिया गया है। हुकूमत ने बिजली ₹1.95 महंगी कर दी। इजाफा बुनियादी टैरिफ पे किया गया। उमर अयूब कहते हैं कि इजाफा ज्यादा बनता था लेकिन कम किया। साबिक हुकूमत की वजह से महंगी बिजली हुई है। ये वो बारूदी सुरंग है जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दानिस्ता तौर पे बदनीयती के साथ ये मुआहदे किए और ये कारखाने लगाए और गलत फ्यूल मिक्स के साथ लगाए और आपकी इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर, यानी कि आप ये वो कारखाने हैं जिसके तहत तकरीबन 45% आपकी बिजली जो बनती है वो इंपोर्टेड फ्यूल्स पे बनती है और ये तकरीबन $6.5 अरब हमारे मुल्क से बाहर जाते हैं। इस पे मैं ये कहता चलूं कि आप ये अंदाजा लगा लें ख्वातीन और हज़रात, ये वो सूरत हाल है जो हमें विरसे में मिली और जो हमें एक सामना करना पड़ा कैपेसिटी पेमेंट्स का। और ये तकरीबन 10 साल में आप इसका अंदाजा लगा लें, 2013 से लेके 2023 तक ख्वातीन और हज़रात ये कैपेसिटी पेमेंट्स का इजाफा 686% ये इजाफा है और ये बिल्कुल बदनवानी और बदनीयती पे मबनी। अभी बवजह मजबूरी जिस प्रोग्राम से गुजर रहे हैं और जिस सेक्टर को हम लोग इस सेक्टर में हैं, इस वक्त हम लोग ये इजाफा जो करने जा रहे हैं ये ₹1.95 का है। ये वो बारूदी सुरंग है जो इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा इस इजाफे का इतलाक कब से मुतवक्के है और फी यूनिट कीमत कितनी हो जाएगी इजाफे के बाद? बिल्कुल जी, इसका जो इजाफा है वो उसका जो इतलाक है वो जो है कुछ दिनों में हो जाएगा नेपरा के नोटिफिकेशन से, लेकिन उसका जो इतलाक है वो 1 जनवरी 2020 से ही होने का इम्कान है, हमारे जो ज़राए बता रहे हैं। और उसमें बताया जा रहा है कि अब जो फी यूनिट बिजली का ₹15 ₹15.5 तक हो जाएगा और ये जितनी आइंदा की बिलिंग होगी, चाहे वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, घरेलू सार्फिन हो, उसको जो है 15 साढ़े ₹15 फी यूनिट पड़ेगा। और मौजूदा हुकूमत जो ये दावे कर रहे हैं कि ये बारूदी सुरंगे की जो बातें की जा रही हैं, ये इस जब से ये 2.5 साल हो चुके हैं तो ₹4 फी यूनिट जो है वो बुनियादी टैरिफ में अभी तक इजाफा हो चुका है और उससे ₹450 अरब का जो इजाफी बोझ है वो सार्फिन पर डाला जा चुका है। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि इमरान खान अपने फैसले को वापस लेकर अवाम को रिलीफ दें। शहरियों का इस बारे में मजीद क्या कहना है आप भी देखिए। बढ़ाए गए इन्होंने जो ₹2 बढ़ाए हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो बढ़ा रहे हैं ये तो इंसान को जो है देनी हदियत में डाल रहे हैं। वो इतनी ज़्यादा लाइट तो वैसे ही नहीं होती है तो फिर बढ़ाने की ज़रूरत क्या है। इमरान खान साहब से कहता हूँ कि इस पर कमी की जाए, बल्कि इसको बढ़ाने के बजाय कमी की जाए। गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ₹1.95 जो बढ़ा है वो हुकूमत ने गलत बढ़ा है, इसलिए तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है लोगों की। लोग परेशान है, महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है। घी देख लें, आटा देख लें, सब चीज़ें महंगी हैं, लेकिन आदमी क्या करे। तनख्वाह अपनी जगह पे, सामान जो 5,000 का लेने जाता था तो वो 8,000 का सामान ले रहा है। बिजली के बिल इस कदर भेज देते हैं, डिडक्शन लगा के भेज देते हैं। लोग परेशान है, हर जगह परेशान है लोग कि क्या करे आदमी कि मतलब बिजली का बिल भरे, स्विंग इसका बिल भरे या अपने बच्चों का पेट पाले, राशन रहा है घर में। ₹2 के करीब जो है वो बिजली के बिल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे पहले ही मुतासिर थे यहाँ के बिजली सार्फिन, अब यहाँ पर और मजीद होंगे क्योंकि आप देखें डिडक्शन बिल है, दीगर मामलात है, हेस्को और दीगर वापडा के जो अमला है वो इतनी लापरवाही कोताही करता आ रहा है कि बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे। महंगाई उरूज के ऊपर है, मजीद महंगाई का बोझ डालेंगे तो जाए कहाँ। रोशनिंग बहुत है और बिजली है नहीं, ₹2 महंगा भी कर दिया। इस हुकूमत में हमारा कोई फायदा भी नहीं। किस हुक्मरान है इमरान खान ने कि हम नवा पाकिस्तान बनाए, नवा पाकिस्तान नहीं पुराने पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर ये है कि बिजली कीमतों में फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में ₹1.80 इजाफे की दरख्वास्त दे दी गई है। नेपरा 27 जनवरी को समाअत करेगा। सार्फिन पर ₹10 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत गरीब अवाम को रिलीफ देने की बजाय तकलीफ देने पर तुल गई। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया जा रहा है। CCPA ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में ₹1.80 इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी।
नेपरा 27 जनवरी को बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त पर समाअत करेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता माह फर्नेस ऑयल पर 12 रुपए 27 पैसे महंगी तरीन बिजली पैदा की। मजमूई तौर पर 7 अरब 56 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावारी लागत 47 अरब 41 करोड़ रुपए रही। कीमत बढ़ने पर सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालिबात पर 10 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। ग्रैंड धरने में 22 मुख्तलिफ तंजीमें शिरकत करेंगी। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा इस हवाले से। मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालबात का मामला लेकर 10 फरवरी की सुबह 11 बजे जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। प्रोग्राम इस हवाले से फाइनल कर दिया गया है। जो सेक्रेटेरिएट चौक है उसमें मुल्क भर से मुलाजमीन इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है वो मार्च करते हुए शायराए दस्तूर से पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे और मुतालबात की मंजूरी तक जो है वो धरना देंगे। किसी किस्म के दीगर मुज़ाकरात इस मौके पर नहीं किए जाएंगे। नोटिफिकेशन मुतालबात की मंजूरी का होगा तो मुलाजमीन वहाँ से उठेंगे। ये बताना है वफाकी एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस की जो क़यादत है उसका। ये भी आपको बता दूं कि वफाकी एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस में शामिल 22 तंजीमें धरने का हिस्सा होंगी, जबकि चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लेडी हेल्थ वर्कर्स, एप्का के तमाम ग्रुप्स और दीगर तमाम तंजीमें इस धरने का हिस्सा होंगी। तवक्को की जा रही है जो इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया है उसके ज़राए के मुताबिक हज़ारों सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के सामने आएंगे। हुकूमत ने आज से जो है वो वफाकी हुकूमत ने और ज़िले इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमीन से बैक डोर जो राब्ते हैं वो शुरू कर दिए हैं ताकि ये धरने का मामला 10 फरवरी का आ रहा है। शुक्रिया आपका। कराची में स्टील मिल्स मुलाजमीन का एहतजाज आज 11वें रोज जारी है। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालिबात मंजूर ना हुए तो कुछ भी हो जाए धरना खत्म नहीं होगा। तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद है। तनवीर, बताएगा मुज़ाकरात के लिए कोई आया इनके पास? देखिए, आज तो कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि मुज़ाकरात के लिए एक टीम आई, लेकिन जो मुज़ाहिरीन थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब तक स्टील मिल इंतज़ामिया उनको तहरीरी तौर पर यकीन दहानी नहीं करवाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। अगर आज आपकी पूरे सुबह से बात करें तो हमने देखा कि धरने में गुज़िश्ता 11 रोज़ से ख़वातीन बच्चे शामिल हैं और आज दोपहर के औकात में हमने ये देखा कि कुछ ख़वातीन की हालत ख़राब हो गई, जिसके बाद उन्हें निजी एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुज़ाहिरीन की हालत ख़राब हो रही है क्योंकि खुले आसमान तले रहते हैं, सर्द मौसम है और उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। मगर दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि स्टील मिल इंतजामिया की हटदर्मी भी कम नहीं हो रही, ना ही वो इंतजामिया इनसे रब्ता कर रही है और ना ही इनके मुतालबात तस्लीम करने को तैयार नजर आती है। तो मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता वो स्टील मिल के जो चेयरमैन है उनका जो घर का बैरूनी मरकजी दरवाजा। हुकूमत ने महकमा डाक से सेविंग बैंक समेत तमाम बड़े मालियाती काम वापस लेने का फैसला कर लिया। रावलपिंडी में 1 लाख से ज़ायद अकाउंट होल्डर्स का लेन देन बंद हो गया और अदायगी भी रोक दी गई है। हुकूमत ने महकमा डाक से सेविंग बैंक समेत तमाम बड़े मालियाती काम वापस लेने का फैसला कर लिया है। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा क्या फैसला हुआ इस मद में? जी बिल्कुल, हुकूमत ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अहकामात के पेश नज़र महकमा डाक से बैंक सेविंग समेत तमाम बड़े मालियाती पैकेज वापस ले लिए हैं और इब्तदाई तौर पर रावलपिंडी GPO और इसके साथ साथ कोटली सतिया तहसील GPO के ज़ेरे असर काम करने वाले तमाम पोस्ट ऑफिस से जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है और उनके जो अकाउंट होल्डर हैं 1.5 लाख से ज़ायद अकाउंट होल्डर्स का लेन देन बंद करते हुए उनको अदायगियाँ रोक दी गई हैं और 1,60,000 के करीब सार्फिन हैं जो इस वक्त हुकूमत के इस फैसले से मुतासर हो रहे हैं। इब्तदाई तौर पर ये रावलपिंडी को बतौर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया है जिसमें रावलपिंडी तहसील में वाक़या GPO और कोटली सतिया तहसील में वाक़या GPO में जो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में पसंद की शादी करने वाली खातून तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत पहुंच गई। खातून का कहना है कि उसके शौहर को कत्ल कर दिया गया, अब बेटे को भी मारना चाहते हैं। मुमताज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। पसंद की शादी जान की दुश्मन बन गई। पसंद की शादी करने वाली खातून तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई। खातून का कहना है कि इसके बाप और भाई ने इसके शौहर को कत्ल किया, अब बेटे को भी मारना चाहते हैं। दुश्मनी
कर ली थी कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुमने शादी क्यों की है, और कहते थे बदले में अपने घर से कोई मतलब बेटी दो, बेटी तो कोई थी नहीं, तो उन्होंने मुझे जान से मेरे शोहर को जान से मार दिया। पर मुझे भी मेरे बेटे को भी खतरा है इनसे, मुझे भी यूं ही मार देंगे ये। दौरान समाज जस्टिस नेमतुल्लाह पुलपो टू ने रिमार्क्स दिए कि चाहे जितना वक्त लगे केस को सुनेंगे, अल्लाह ताला ने इन्हें इंसाफ के मनसब पर बिठाया है। अदालत ने आइंदा समात पर सिविल जज मलिर से केस में अब तक होने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। मुमताज जमाली, 24 न्यूज़, कराची। कराची में सिंध पुलिस की मददगार 15 पर बोगस कॉल्स की भरमार हो गई। जाली कॉल सिंध पुलिस के लिए दर्द सर बन गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के दौरान शहरियों ने मददगार 15 पर 1277 कॉल्स की, जिनमें से 1216 जाली कॉल्स निकली। मददगार 15 पर की जाने वाली ज़्यादातर कॉल्स जाली निकली हैं। पुलिस का कहना है कि 24 घंटों में 1277 कॉल्स शहरियों की जानिब से मौसूल हुई, जिनमें से 1216 जाली कॉल्स थीं। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा ने डी चौक पर धरना दे दिया, जिसकी वजह से डी चौक को बंद कर दिया गया है। इस हवाले से बताएंगे अवैस कियानी। जी अवैस। चौक जो है वो गुज़िश्ता 8 रोज़ से यहाँ पर ब्लॉक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो लेडीज़ जो टीचर्स हैं इस्लामाबाद की, वो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। ये किस वजह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, और आप लोग तो स्कूल्स ओपन हो गए और आप लोग यहाँ सड़कों पर हैं? सर, ये हम सारे के सारे एफडी में फाइनल एनओसी लेकर आए हैं। ऑल पाकिस्तान से लोग आए हैं। हम 250 टीचर्स हैं जो कि यहाँ पे धरना दे के बैठे हैं। आज 10 दिन हो गए हैं और हमारा मुसलसल ये धरना जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये हमसे हमारे रिपीटेशन ऑर्डर कैंसिल नहीं करते और हमें वापस हमारे अपने स्कूलों में नहीं भेजते। हमसे एफडी ने परमानेंट एनओसी मंगवाए हुए हैं। अब हमें ये कह रहे हैं कि अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस चले जाओ, जबकि हमारे हस्बैंड यहाँ के परमानेंट रहायशी हैं। हमारी फैमिलीज इधर सेटल है, हमारे बच्चे इधर सेटल हैं। हम अब अपने घर अपने बच्चे छोड़ के कहाँ चले जाएं? हमें तकरीबन हफ्ता हो गया, हमें लिविंग ऑर्डर मिल गए हैं कि आप लोग वापस चले जाओ और हम 10 दिन से सड़कों पे हैं। कितने अरसे से आप लोग यहाँ पर हैं? बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की पार्टी फंडिंग की तहकीकात का मामला नया मोड़ इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी दोबारा तहकीकात की हिदायत भी कर दी है। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की पार्टी फंडिंग की तहकीकात का मामला नया मोड़ इख्तियार कर गया है। ज़िशान भट्टी मज़ीद तफसीलात बताएंगे। जी ज़िशान बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज स्क्रूटनी कमेटी और अकबर असबाबर जो दरखास्त गुजार हैं उनमें डेड लॉक पैदा हो गया था। आदमी एतमाद कर दिया था अकबर असबाबर ने, जिसके बाद स्क्रूटनी कमेटी ने ये ऐलान किया था कि वो अब मजीद फ्रीकैन को नहीं सुनेगी। जो मौजूदा दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड है उसी की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर देगी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को हिदायत किया कि अपने काम को जारी रखे, जिसकी बुनियाद पर आज स्क्रूटनी कमेटी ने फिर से अपने काम का आगाज कर दिया और दोनों फ्रीकैन को नोटिस जारी करने का फैसला किया। और ज़राए के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी जल्द ही दोनों फ्रीकैन को नोटिस करेगी और आइंदा हफ्ते फिर से तलब करेगी और उनको सुनेगी। जो रिकॉर्ड फ्राहम किया जाएगा, जो उनको चाहिए होगा, उस बुनियाद पर वो अपनी सिफारिशात मुकम्मल करेगी और सिफारिशात मुकम्मल करके जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगी, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन दोनों फ्रीकैन को फिर से सुन के इस केस का फैसला करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत को फिर आड़े हाथों लेते रहे। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने 950 दिन में मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। कश्मीर कॉज पर सौदा करके हुकूमत ने कश्मीरियों की कुर्बानियों और वफादारियों को नुकसान पहुंचाया। सिकंदर मिर्जा से लेकर आज तक इस कौम पर एक मखसूस टोले का कब्जा है। वो सिटी कोर्ट कराची में वकला से खिताब कर रहे थे। जो काम गुज़श्ता हुकूमत 15-20 सालों में नहीं कर सके, इन्होंने 950 दिनों में तुम्हारे पर, तुम्हारे आइंदा नस्लों के कंधों पर कर्ज रख दिए हैं। मैंने उस वक्त भी कहा कि कश्मीर कास्ट से गद्दारी ना करो, उस खून से बेवफाई ना करो, उन माओ बहनों और बेटियों की फरियाद को सुन लो, ये काम ना करो। इसलिए कि इसी को मोदी ने बुनियाद बनाकर बैनुल अक़वामी अदालतों में जाकर यही बात की कि जो काम गिलगित बल्तिस्तान के साथ पाकिस्तान ने किया, वही काम मैंने श्रीनगर के साथ किया। मुल्क की गैस की पैदावार में मुसलसल कमी के बायस कमेटी ने बड़ा फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 1 फरवरी से मुल्क भर की 900 से ज़ायद सनतों को गैस सप्लाई बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा इस हवाले से।
بالکل جی، ایک اور اہم بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ جو سب سے اہم بڑا فیصلہ دوسرا کیا گیا ہے کہ 1 فروری سے ملک بھر کی جو 900 سے زائد جو صنعتوں کو گیس کی سپلائی بند کی جائے گی. ایکسپورٹ سے جو انڈسٹری ہے اس کے جو پاور پلانٹس کو 1 مارچ سے گیس کی سپلائی بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے. صنعتوں میں نیسٹ جو کیپٹیو پاور پلانٹ ہیں ان کو بھی گیس جو فراہمی پر مستقل پابندی عائد کرنے کی آج منظوری دی گئی ہے. ملک بھر میں جو 1211 صنعتیں جو بجلی پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ گیس استعمال کر رہی ہیں اور نیشنل گرڈ میں اضافی بجلی دستیاب ہونے کے باوجود صنعتی مالکان جو ہیں وہ بجلی خریدنے پر جو ہے وہ ابھی تک تیار نہیں ہے. اور ساتھ ہی زیادہ بڑے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو گزشتہ 2 برسوں کی جو نیچرل گیس ہے، قدرتی گیس ہے، اس کی پیداوار میں جو ہے وہ 400 MMCFD جو ہے وہ کمی ہو چکی ہے اور تمام صنعتوں کو گیس کی بجائے نیشنل گرڈ سے بجلی فراہم جو ہے وہ کی جائے گی. اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے، آج باقاعدہ طور پر اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ 1 فروری سے جو ہے ملک بھر کی جو کمپنی 900 سے زائد. بہت شکریہ آپ کا. سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور قائم گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے پاکستان میں جرمنی کے سفیر ڈاکٹر برنہارڈ سٹیفن چلاگگ نے ملاقات کی. فرسٹ سیکرٹری کرسچن بوچر بھی ملاقات میں موجود تھے. دونوں ممالک میں باہمی تجارت، موجودہ ملکی اور عالمی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. جرمن سفیر نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت بھی دریافت کی. جرمن سفیر نے چودھری شجاعت حسین کو اپنی کتاب کا تحفہ بھی پیش کیا. سوئٹزرلینڈ کے سفیر بینڈک ڈی سرجٹ نے کراچی چیمبر کا دورہ کیا. کراچی چیمبر کے صدر شارق بوہرا اور ممبران نے مہمان کا استقبال کیا. اس موقع پر سوئس سفیر نے کہا کہ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے مابین تجارتی توازن زیادہ تر سوئٹزرلینڈ کے حق میں ہے، لیکن تجارت یک طرفہ نہیں ہو سکتی کیونکہ تجارت تب ہی ٹھیک چلے گی جب ہر کوئی منافع کما رہا ہو. پاکستان کو سوئٹزرلینڈ کو اپنی برآمدات کو بڑھانے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. سرمایہ کاری کے لحاظ سے اعداد و شمار بہت اچھے ہیں. سابق سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو الیکشن کمیشن میں بلدیاتی انتخابات پر حکومتی موقف درست انداز میں پیش نہ کرنے پر ہٹا دیا گیا. سابق سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو الیکشن کمیشن میں بلدیاتی انتخابات پر حکومتی موقف درست انداز میں پیش نہ کرنے پر ہٹایا گیا. یہ انکشاف ہوا ہے کہ ساجد چوہان کو الیکشن کمیشن میں پنجاب کا درست موقف پیش نہ کرنے پر ہٹایا گیا ہے. سابق سیکرٹری کی پرفارمنس سے پنجاب حکومت مطمئن نہیں تھی. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قذافی بٹ بتائے گا یہ کیا معاملہ سامنے آیا ہے؟ جو سابق سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہے ساجد چوہان، بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کے اندر جو پنجاب حکومت کا موقف تھا کہ انتخابات کے اوپر وہ تھوڑا سا ریلیف لے سکے، اس کے اندر ناکامی پر انہیں ہٹایا گیا. اور جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آخری میٹنگ ہوئی 2 ہفتے پہلے الیکشن کمیشن کے ساتھ، اس میں ان کی خاصی کھنچائی الیکشن کمیشن کی جانب سے کی گئی تھی اور الیکشن کمیشن میں پنجاب حکومت کا یہ موقف درست طریقے سے پیش کرنے میں ناکام رہے تھے. اس کھنچائی کے بعد انہوں نے آ کے چھٹی لے لی پنجاب حکومت سے اور اس دوران پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں یہاں سے ہٹا کے OSD بنا دیا جائے اور اس کی جگہ کسی نئے. ٹھیک ہے قذافی بٹ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. محکمہ موسمیات نے ویکینڈ پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کر دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کی شام سے ہفتے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، چترال، دیر، سوات، بنیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے جس سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا. اس بلیٹن سے اتنا ہی. واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.